स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में ट्रेन हादसा कराने की साजिश, राजधानी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखी पानी की टंकी से टकराई। दरअसल बात है कि बिहार के सारण जिले में डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई है। रेलवे ट्रैक पर रखी पानी की टंकी से इंजन टकरा गया। लोको पायलट की सतर्कता के कारण समय रहते ट्रेन को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और फिर सभी यात्री सुरक्षित रहे। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, स्थानीय पुलिस और फिर रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ट्रैक पर टंकी रखे जाने के पीछे साजिश की आशंका जताई है। आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और फिर अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पैसे के दम पर देश को तबाह करना चाहते थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले गिरिराज सिंह। दरअसल बात है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग छात्रों के मुद्दे का इस्तेमाल करके देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे और आरोप लगाया है कि आंदोलन के पीछे बाहरी आर्थिक मदद की भी जांच होनी चाहिए, यानी कि बाहरी पैसे की मदद होती है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि उनकी चिंता राजनीतिक जीत हार नहीं बल्कि देश और फिर युवाओं का भविष्य है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। सिवान में बिहार बंद के दौरान हिंसा, 102 उपद्रवी गिरफ्तार, गोलीबारी की वजह से आई सामने। दरअसल बात है कि बिहार बंद के दौरान सिवान में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 102 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि बड़ी संख्या में अन्य अज्ञात लोगों की पहचान सीसीटीवी और फिर ड्रोन फुटेज के आधार पर की जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने पथराव किया और फिर हालात बिगड़ने पर पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने तथा हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई आत्मरक्षा और फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। प्रशासन ने बताया है कि घटना की जांच जारी है और फिर हिंसा में शामिल अन्य लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। खौफ के हुए 4 मिनट, 35 लाख की लूट, 5 बदमाशों ने पिस्तौल लहरा करके हीरा ज्वेलर्स में डाका डाला। दरअसल बात है कि बिहार के सासाराम में दिन दहाड़े 5 हथियारबंद बदमाशों ने हीरा ज्वेलर्स में घुस करके करीब 4 मिनट के भीतर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया और दुकान से करीब 35 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी लेकर के फरार हो गए। जहाँ घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी करके जांच शुरू कर दी है। यह दुकान और फिर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान करके उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठन किया गया है और फिर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। तेजस्वी यादव की वापसी के बाद आरजेडी को बड़ा झटका, इस पूर्व सांसद ने छोड़ी पार्टी। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और फिर सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है और इसी कारण उन्होंने ये फैसला लिया है। अर्जुन राय ने कहा कि वे अब नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। जब रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। जब उनके इस्तीफे को बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय तक आरजेडी से जुड़े रहे हैं। तेजस्वी यादव की बिहार वापसी के बीच आए इस घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में नई चर्चा शुरू कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव में पहले नेताओं के दल बदलने और फिर राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का दौर लगातार जारी है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पप्पू यादव का तेजस्वी यादव पर निशाना। दरअसल बात है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भोजपुर की चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था और फिर न्याय से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो नेता पहले ऐसे मामले पर मुखर रहते थे, उन्हें भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। पप्पू यादव ने मामले की निष्पक्ष और फिर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा
कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता हुई है तो फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाने के लिए वे इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे और पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। इस मामले को लेकर के बिहार की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर बयान दे रहे हैं। कपिल सिब्बल से मिले अभिजीत दीपके, सोशल मीडिया पर हलचल तेज। दरअसल बात है कि हाल ही में अभिजीत दीपके ने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से मुलाकात की है। ये मुलाकात जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के समाप्त होने के बाद हुई है, जिसके बाद इसकी तस्वीरें और खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी है। मुलाकात को लेकर के विभिन्न तरह की चर्चाएं और अटकलें सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में आंदोलन से जुड़े कानूनी पहलुओं और फिर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। जब संसद मार्च के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई और फिर उससे जुड़े कानूनी विकल्पों पर भी बातचीत होने की भी बात कही जा रही है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से बैठक के एजेंडे पर कोई भी विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस मुलाकात को भविष्य की राजनीतिक रणनीति से जोड़ करके देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे केवल कानूनी सलाह मशवरा मान रहे हैं। फिलहाल किसी नए राजनीतिक गठबंधन या फिर बड़े फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस मुलाकात के राजनीतिक मायने को लेकर के अटकलों का दौर जारी है। किसने शुरू किया E20 आंदोलन? क्यों मांगा जा रहा है नितिन गडकरी का इस्तीफा? दरअसल बात है कि देश में E20 पेट्रोल को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है। E20 जनता पार्टी नाम से शुरू हुए एक अभियान के तहत कुछ लोग E20 ईंधन नीति का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वाहन चालकों को E20 के साथ साथ 100% पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा हो रही है। इस अभियान के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है। विरोध करने वालों का आरोप है कि E20 नीति से जुड़े फैसलों में उपभोक्ताओं की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। वहीं पर नितिन गडकरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन देश के लिए फायदेमंद है और फिर इससे पेट्रोल की आयात पर निर्भरता कम होगी, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल और फिर 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। केंद्र सरकार इसे स्वच्छ ईंधन और फिर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम मानती है। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही है। प्रोटेस्ट के बाद अब क्या करेगी कॉकरोच जनता पार्टी? अभिजीत दीपके का आया बयान। दरअसल बात है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के समाप्त होने के बाद अब सभी की नजर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के अगले कदम पर है। इस बीच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि इतना बड़ा आंदोलन अभी खत्म हुआ है, इसीलिए उन्हें आगे की रणनीति तय करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि CJP जल्द ही अपने अगले कदम और फिर भविष्य की योजना की घोषणा करेगी। अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य केवल प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाना था। उनका कहना है कि संगठन अब आगे की रणनीति पर विचार कर रहा है और जल्द ही यह स्पष्ट करेगा कि आने वाले दिनों में किन मुद्दों पर और फिर किस तरह से काम किया जाएगा। उन्होंने समर्थकों से धैर्य बनाए रखने और आंदोलन से जुड़े रहने की अपील की है। वहीं पर CJP की ओर से फिलहाल किसी नए प्रदर्शन की तारीख या फिर स्थान की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि संगठन का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर उसकी लड़ाई जारी रहेगी और भविष्य की रणनीति समय आने पर सार्वजनिक की जाएगी। एग्जाम रिफॉर्म पर बनाई हाई पावर टास्क फोर्स। पेपर लीक पर PM मोदी ने जारी किया नया वीडियो संदेश। दरअसल बात है कि देश भर में परीक्षा प्रणाली और फिर पेपर लीक को लेकर के उठे सवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो जारी किया है। अपने संबोधन में उन्होंने परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और फिर तकनीक आधारित बनाने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी करेंगे और फिर इसमें तकनीक, सुरक्षा, शिक्षा तथा प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली की सभी कमियों की समीक्षा की करेगी और ऐसी सिफारिशें देगी जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य की परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और फिर विश्वस्तरीय बनाने के लिए आवश्यक सुधार लागू किए जाएंगे। नॉमिनेशन के दिन मुझे उठाया, अब तेज प्रताप यादव को अपराध क्या है? दरअसल बात है कि जनशक्ति जनता दल यानी कि JJD के प्रमुख तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद पार्टी की नेता और फिर बांकीपुर उपचुनाव की पूर्व उम्मीदवार वीना मानवी ने बिहार सरकार और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन के दिन मुझे उठाया, जब अब तेज प्रताप यादव को उठा लिया गया है। उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया?
वीना मानवी ने आरोप लगाया है कि पार्टी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की जा रही है। तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव को 25 जुलाई की शाम एक मॉल से हिरासत में लिया गया, जबकि एफआईआर बाद में दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि गिरफ्तारी के समय परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई और काफी देर तक एफआईआर की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई। वकील ने अदालत में रिहाई की अर्जी दाखिल करने की बात कही है। आपको बता दें कि बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा और फिर प्रदर्शन से जुड़े मामलों में तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, जबकि उनकी पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक कार्रवाई बता रही है। तेज प्रताप यादव को जेल भेजने पर भड़के तेजस्वी यादव, सम्राट सरकार को दिया अल्टीमेट। दरअसल विदेश दौरे से बिहार लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी और छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर के बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव को गंभीर धाराओं में जेल भेजना तानाशाही का उदाहरण है। साथ ही सरकार से मांग की है कि गिरफ्तार छात्रों और फिर अन्य लोगों को तुरंत रिहा किया जाए तथा उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिया जाए। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेट देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे तय समय के भीतर पूरी नहीं हुई तो फिर राजद राज्य भर में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्र आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। वहीं पर सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और फिर हिंसा से जुड़े मामलों में नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तेज प्रताप यादव को बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामलों में गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जंतर मंतर प्रदर्शन से चर्चा में आए मोहम्मद जुनैद, पुलिस ने परिवार से की पूछताछ, जांच जारी। दरअसल बात है कि जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और फिर पानी की व्यवस्था करने वाले मोहम्मद जुनैद इन दिनों चर्चा में हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस उनके घर पहुंची और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई केवल तथ्यों के सत्यापन और फिर जाँच के सिलसिले में की गई है तथा मामले की जाँच अभी भी जारी है। वहीं पर मोहम्मद जुनैद और उनसे जुड़े लोगों का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है और पूछताछ कानून के तहत नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और पुलिस सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है। तेज प्रताप यादव को नहीं छोड़ा तो होगा बड़ा आंदोलन, तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को कहा सड़क छाप गुंडा। दरअसल बात है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी और फिर छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेट देते हुए कहा कि यदि तेज प्रताप यादव और गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया तथा उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए उन्हें सड़क छाप गुंडा कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष और फिर छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कानून के दायरे में की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति और गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है। अब सभी की नज़र सरकार की अगली कार्रवाई और विपक्ष की ओर से घोषित संभावित आंदोलन पर टिकी हुई है। तेज प्रताप यादव को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा, बिहार बंद के दौरान हिंसा का आरोप। दरअसल बात है कि बिहार बंद के दौरान पटना में हुई हिंसा के मामले में जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें बेऊर केंद्रीय कारागार भेजने का आदेश दिया गया। जब पुलिस का आरोप है कि बिहार बंद के दौरान हुए प्रदर्शन में हिंसा, पथराव और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की घटनाओं में उनकी भूमिका की जाँच की जा रही है। पुलिस ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें जान लेने की कोशिश सहित अन्य गंभीर आरोप शामिल है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव के वकील ने भी गिरफ्तारी को अनुचित बताते हुए कहा कि अदालत में जल्द जमानत याचिका दायर की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और फिर हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिहार में बनेगा इको टूरिज्म का नया हब,
इन 7 जिलों के लिए बनेगा मास्टर प्लान, विकसित होंगे जंगल, झरने और पहाड़। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार में प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जब पर्यटन विभाग ने 7 जिलों के लिए इको टूरिज्म मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला किया है। पहले चरण में नालंदा समेत 7 जिलों के जंगल, पहाड़, झरने और अन्य प्राकृतिक स्थलों का वैज्ञानिक तरीके से विकास किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें और बिहार को इको टूरिज्म के लिए नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। इस योजना के तहत चयनित पर्यटन स्थलों पर बेहतर सड़क, पार्किंग, ट्रैकिंग पथ, सूचना केंद्र, स्वच्छता सुविधाएं और पर्यटकों के लिए जरूरी अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जाएगी। विकास कार्य शुरू करने से पहले सभी स्थलों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा, ताकि प्राकृतिक सौंदर्य को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। बिहार के स्कूलों में अब 10 मिनट का आनापान ध्यान, जेडीयू एमएलसी ने शिक्षा विभाग से की मांग। दरअसल बात है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से जेडीयू के एक विधान परिषद पार्षद एमएलसी ने शिक्षा विभाग से हर दिन 10 मिनट का आनापान ध्यान शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस ध्यान पद्धति से बच्चों में तनाव कम होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित होगी। ये प्रस्ताव विशेष रूप से बढ़ते मानसिक दबाव, नशे की प्रवृत्ति और व्यवहार संबंधित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। जहाँ आनापान ध्यान एक सरल श्वास आधारित ध्यान पद्धति है, जिसमें कुछ मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रस्ताव के अनुसार स्कूलों में प्रतिदिन कक्षाएं शुरू होने से पहले या फिर प्रार्थना सभा के बाद 10 मिनट का यह अभ्यास कराया जा सकता है। पवन सिंह की सभा में बजा खेसारी लाल यादव का गाना, 40 सेकंड तक गुस्से में लाल दिखे पावर स्टार पवन सिंह। दरअसल बात है कि पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब मंच पर भोजपुरी अभिनेता और नेता पवन सिंह के स्वागत के बीच अचानक खेसारी लाल यादव का गाना बजने लगा। दोनों कलाकारों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है कहा जाता है। वहीं पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 40 सेकंड तक गाना बजता रहा, जिसके दौरान पवन सिंह नाराज नजर आए। बताया जा रहा है कि जैसे ही पवन सिंह ने गाना सुना, उन्होंने मंच पर मौजूद लोगों से नाराजगी जाहिर की और तुरंत गाना बंद कराया गया। इसके बाद कार्यक्रम सामान्य रूप से आगे बढ़ा। यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर के समर्थकों के बीच भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। प्रशांत किशोर बोले, सीजेपी बिहार आती है तो उनका स्वागत करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार पर साधा निशाना। दरअसल बात है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने छात्र आंदोलन और फिर सीजेपी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि कॉकरोच जनता पार्टी बिहार में छात्रों और फिर शिक्षा सुधार के लिए के मुद्दों पर काम करने आती है तो उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जनता और छात्रों के दबाव का परिणाम बताते हुए कहा है कि ये जवाबदेही की शुरुआत है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों को समय रहते नहीं संभाल सकी, जिसके कारण देश भर में छात्रों का आक्रोश उभरा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पहले ही छात्रों की मांगों पर ध्यान देती तो फिर स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और पारदर्शिता में आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आंदोलन का उद्देश्य केवल विरोध नहीं, बल्कि व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि सीजेपी बिहार में छात्रों के हितों और फिर शिक्षा सुधार के लिए काम करती है तो जनसुराज उनका स्वागत करेगा। तेजस्वी यादव के बिहार लौटते ही आरजेडी को लगा बड़ा झटका। अब इस नेता ने छोड़ा पार्टी का साथ। यह दरअसल बात है कि विदेश यात्रा से बिहार लौटने के दौरान तुरंत बाद आरजेडी को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन राय ने राजद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वे अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, यानी कि बीजेपी में। अर्जुन राय ने अपने फैसले के पीछे संगठन में उपेक्षा और फिर नेतृत्व से नाराजगी को कारण बताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करने के बावजूद भी उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा को उत्तर बिहार की राजनीति में के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे सीतामढ़ी क्षेत्र में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। आरजेडी के लिए इसे चुनावी तैयारियों के बीच एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं पर तेजस्वी यादव के बिहार लौटने के बाद पार्टी संगठन को मजबूत करने और फिर आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर के गतिविधियां तेज हो गई हैं।
बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मार देने की धमकी, यहां से आया फोन। दरअसल बात है कि बिहार के मधुबनी जिले की बिस्फी से भाजपा के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को मोबाइल फोन पर जान से मार देने की धमकी मिली। उन्होंने बताया है कि उन्हें 3 अलग अलग नंबर से कॉल आए। कॉल रिसीव करते ही सामने वाले गाली गलौज शुरू कर दी और जान से मार देने की धमकी दी। ट्रू कॉलर पर कॉल करने वालों का नाम मोहम्मद इनामुल दिखाई दे रहा था। जब घटना के बाद हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। कॉल किस स्थान से की गई है और इसके पीछे किसका हाथ है, इसका पता लगाने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है। धमकी की घटना सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर भड़की रोहिणी आचार्य, ये कैसा न्याय है जिसमें 7 खून माफ। दरअसल बात है कि तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद आरजेडी की नेता और उसकी बहन रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे छात्रों के आंदोलन का समर्थन करना अब अपराध हो गया है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि ये कैसा न्याय है जिसमें 7 खून का अपराधी खुलेआम घूमता है, लेकिन छात्रों और युवाओं की आवाज़ उठाने वालों को जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार, प्रशासन और फिर पुलिस का दुरुपयोग करके राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार विरोध प्रदर्शन करना और जनता की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, बिहार शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ट्राई4 भर्ती और ट्रांसफर पर दिया अपडेट। दरअसल बात है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बीपीएससी ट्राई4 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इससे संबंधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। उन्होंने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने और फिर अपनी तैयारी जारी रखने की अपील करते हुए भरोसा दिया है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाएगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हस्तांतरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और विभाग इस दिशा में आवश्यक तैयारियां कर रहा है। सरकार का उद्देश्य भर्ती और ट्रांसफर दोनों प्रक्रियाओं को पारदर्शी और फिर समयबद्ध तरीके से पूरा करना है ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों की चिंता से पूरी तरह से अवगत है और सभी प्रक्रियाओं को नियमानुसार पूरा किया जाएगा। किशनगंज में भीषण उमस से बेहाल लोग, महसूस हो रहा 39 डिग्री सेल्सियस जैसा तापमान, दोपहर में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। दरअसल बात है कि किशनगंज में भीषण उमस और फिर गर्मी से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश के दौरान तेज हवा और फिर वज्रपात की भी आशंका है। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने तथा आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी नागरिकों से मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनियों पर नजर रखने और सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बिहार सरकार ने दी सौगात, इन परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के पात्र परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से नई पहल की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के दायरे का विस्तार करके अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के अनुसार पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसके लिए दस्तावेजों का सत्यापन और फिर पात्रता की जाँच की जाएगी। दोस्तों, बहादुरगंज में हुई हिंसा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या इसकी जिम्मेदारी धरना प्रदर्शन के आयोजकों की है या फिर उन लोगों की जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक बना दिया है? इसका फैसला आप लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तथ्य के साथ आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब उपद्रवी लोग धरना स्थल से निकले तो आयोजक उस समय क्या कर रहे थे, उन्होंने कुछ बोला कि नहीं बोला, हम आपको विस्तार से डिटेल से बताएंगे भी और वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भी
क्योंकि मेरा काम है सच दिखाना और सच बोलना, सच बताना। इसका परिणाम जो भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है वो तो मैं आपको दिखा के ही रहूँगा और बता के ही रहूँगा। हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो फुटेज मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी समझ पाएंगे कि आखिर पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल बहादुरगंज में धरना प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। सैकड़ों की संख्या में लोग धरना स्थल पर मौजूद थे और मंच से लगातार संबोधन हो रहा था। लेकिन आधे दिन बीत जाने के बाद अचानक कुछ युवा धरना स्थल से निकल करके हल्ला करते हुए झांसी रानी चौक होते हुए LRP चौक की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही ये लोग धरना स्थल से निकले तो मंच से मौजूद लोगों ने खुलेआम घोषणा की कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वे हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उसी समय मंच से अफान यजदानी अपना संबोधन दे रहे थे। इसी दौरान नगर चेयरमैन प्रतिनिधि वसीकुर रहमान और द गगन टॉप के फाउंडर रमीज रजा ने उनसे आग्रह किया कि वे माइक से स्पष्ट घोषणा करें कि जो लोग धरना छोड़ करके जा रहे हैं वे आयोजन समिति के सदस्य नहीं हैं और समिति उनकी किसी भी गतिविधियों की जिम्मेदारी नहीं लेती है। इसके बाद अफान यजदान ने खुले मंच से कहा कि जो लोग यहां से उठ करके चले गए हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। रमीज रजा ने भी ये बात कही है जहां खुले माइक से। साथ ही इन लोगों ने कहा कि प्रशासन इस बात का संज्ञान ले क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो लोग गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन उनसे अपने स्तर पर निपटे। जो लोग प्रदर्शन में शामिल है वे लोग यहीं पर मौजूद हैं, जबकि जो लोग उठ करके चले गए हैं वे अपनी मर्जी से गए हैं और उसकी किसी भी गतिविधियों के लिए कमेटी जिम्मेदार नहीं होगी। ये घोषणा उसी समय खुले माइक से की गई थी। इसके बाद मंच से फिर सामान्य रूप से भाषण जारी रहा, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप पहले इस वीडियो को देखिए। वीडियो आपने देख लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद सूचना मिली कि धरना स्थल से निकले कुछ लोग आगे चल करके उपद्रव कर रहे हैं। आरोप है कि प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ की गई, कई दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई और DDC, SDO, BDO, SDPO सहित अन्य अधिकारियों पर पथराव भी किया गया। स्थिति बिगड़ने के बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना सामने आई, हालांकि उसकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। प्रशासन ने कई संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ी। किसी भी विरोध प्रदर्शन या फिर धरने में शामिल होने से पहले हर व्यक्ति को ये जरूर सोचना चाहिए कि उसके एक कदम से समाज और कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। जोश में ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिसका नुकसान बाद में पूरे समाज को उठाना पड़े। वहीं पर पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी किसी के बेटे, किसी के पिता और किसी के भाई होते हैं। यदि किसी के साथ अन्याय या फिर गलत व्यवहार होता है तो उसके लिए हमारे देश में न्यायालय, संविधान और कानून का रास्ता खुला है। किसी भी समस्या का समाधान हिंसा, तोड़फोड़ या फिर पथराव नहीं हो सकता। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन वह अधिकार हमेशा अपने कानून के दायरे में रहकर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आपने जो तथ्य अभी देखा है इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बिहार में 9 एयरपोर्ट मिलने जा रहे हैं, जिसमें किशनगंज को भी नया एयरपोर्ट मिलेगा। जब किशनगंज का एयरपोर्ट तो अभी है ही है, इसको बढ़ाया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा। वहीं पर पूर्णिया एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। जी हाँ, पूर्णिया एयरपोर्ट इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने वाला है। सीमांचल के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार सरकार ने पूर्णिया और किशनगंज को लेकर के बड़े विकासात्मक ऐलान किया है। सरकार ने घोषणा की है कि पूर्णिया एयरपोर्ट को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि किशनगंज में भी नया एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि इन योजनाओं के पूरा होने से सीमांचल के लोगों को बेहतर हवाई सुविधा मिलेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, डिटेल से कि आखिर क्या क्या सौगातें मिली है किशनगंज और पूर्णिया वासियों को। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल सीमांचल के लिए बिहार सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 206 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं पर किशनगंज में भी नया एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। यदि ये योजनाएं तय समय पर पूरी होती है
तो सीमांचल के लाखों लोगों को हवाई यात्रा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि दरभंगा एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जाने की योजना है। इसके साथ ही पूर्णिया को भी इंटरनेशनल स्तर की सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा, यानी कि पूर्णिया से अब आप विदेश तक भी जा सकते हैं। जब सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में हवाई सेवाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में सोनपुर और भागलपुर के अजगबीनाथ सुल्तानगंज में नए एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा किशनगंज, वीरपुर, सहरसा, फरबिसगंज, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में भी नए एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य केवल हवाई सेवाओं का विस्तार करना नहीं है, बल्कि पूरे बिहार को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना भी है। इसी दिशा में 11,461 करोड़ रुपए की लागत वाली 2476 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। यह सरकार का उद्देश्य हर जिले में उद्योग स्थापित करके युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। उन्होंने बताया है कि गया के आईएमसी क्षेत्र में बोकारो स्टील प्लांट की तर्ज पर नया स्टील प्लांट स्थापित किया जाएगा। वहीं पर मुजफ्फरपुर के राजापाकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जाएगा, जिसमें 20 से 30 हजार करोड़ रुपए तक का निवेश होने की संभावना है। यह सरकार का दावा है कि इससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 25 नई चीनी मिलें स्थापित की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा कोसी और गंडक नदी के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई है। गंगा, कोसी और गंडक नदी के किनारे नई टाउनशिप बसाने का भी प्रस्ताव है। यह सरकार का मानना है कि इससे इन क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास होगा। वहीं पर बाढ़ की समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नेपाल से आने वाली नदियों के कारण हर साल होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करेगी। इस योजना के आधार पर भविष्य में बाढ़ प्रबंधन के कार्य किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बिहार के छात्रों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। वहीं पर जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए पटना में जीविका टावर बनाया जाएगा, जहां पर स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था होगी। फिलहाल सीमांचल के लोगों की सबसे ज्यादा नजर पूर्णिया के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और किशनगंज में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट परियोजना पर है। लोगों को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में निवेश, पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे तथा सीमांचल की कनेक्टिविटी देश और फिर विदेशों से और मजबूत होगी। दोस्तों, सीमांचल वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी नेपाल जाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आप किशनगंज, अररिया के रहने वाले हैं और नेपाल आना जाना करते हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब भारतीय करेंसी नेपाल में भी चालू हो गई है। यानी कि नेपाल ने भारतीय 200 और 500 रुपए के नए नोटों को मंजूरी दे दी है। ये सीमांचल के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। जब भारत नेपाल सीमा से जुड़े सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नेपाल सरकार ने भारतीय करेंसी को लेकर के अपने नियमों में अहम बदलाव किया है। अब भारतीय और नेपाली नागरिक 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए 200 और 500 रुपए के भारतीय नोट अपने साथ नेपाल ले जा सकेंगे और वहां से वापस भी ला सकेंगे। ये फैसला खास तौर पर सीमावर्ती जिलों के लोगों, व्यापारियों और नेपाल आने जाने वाले यात्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए इस खबर के बारे में डिटेल से विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए, अगर आप फॉलो नहीं किए तो। दरअसल बात है कि भारत नेपाल सीमा से सटे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए नेपाल से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि NRB ने भारतीय करेंसी के इस्तेमाल को लेकर के अपने नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत अब भारतीय और नेपाली नागरिक 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए नए डिजाइन वाले 200 और 500 रुपए के भारतीय नोट अपने साथ नेपाल ले जा सकेंगे और वहां से वापस भी ला सकेंगे। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 25,000 रुपए तक की भारतीय करेंसी अपने साथ रख सकता है। हालांकि ये सुविधा केवल 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए नए नोटों पर ही लागू होगी। नोटबंदी से पहले के पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोट पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं पर नेपाल के भारतीय बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच यात्रा, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को आसान बनाना है। सीमा पार आने जाने वाले लोगों को अब भारतीय करेंसी को लेकर पहले जैसी परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। वहीं पर बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि नेपाली नागरिक भारत के अलावे किसी अन्य देश से भारतीय करेंसी लेकर के नेपाल नहीं आ सकते हैं। इसी तरह नेपाल से बाहर
ले जाई जाने वाली भारतीय करेंसी भी केवल भारत ही ले जाई जा सकेगी, या किसी तीसरे देश में नहीं। वहीं पर नेपाल राष्ट्र बैंक का कहना है कि इस फैसले से नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों, सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापारियों और दोनों देशों के बीच कारोबार करने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। भारत और नेपाल के बीच रोजाना हजारों लोग व्यापार, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन के उद्देश्य से यात्रा करते हैं। ऐसे में ये फैसला दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों को और आसान बना सकता है। वहीं पर एनआरबी ने यह भी जानकारी दी है कि नेपाली नागरिक और विदेशी पर्यटक बिना कस्टम घोषणा किए 5,000 अमेरिकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा या फिर उसके बराबर की अन्य मुद्रा नेपाल ला सकते हैं, या इससे अधिक राशि होने पर नेपाल पहुंचने के बाद उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि भारत द्वारा साल 2016 में नोटबंदी लागू किए जाने के बाद नेपाल में भारतीय 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अब नए नियम लागू होने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, खास करके सीमांचल के वे लोग जिनका नेपाल से रोजमर्रा का संपर्क, व्यापार या फिर आवागमन रहता है। उनके लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।